नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग्य कक्षा 9वीं का 10वां पाठ सांवले सपनों की याद। ठीक है बच्चों, इसके लेखक है जाबिर हुसैन। तो इनका परिचय हम लोग देखेंगे। जन्म इनका सन 1945 में हुआ। स्थान बिहार राज्य के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में हुआ। कार्य क्षेत्र अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वे बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। भाषा शैली हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। रचनाएं जो आगे है: डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। रचनाओं का मुख्य विषय है राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर डायरिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना प्रसंग। पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। उसके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ये है आरती प्रसाद ने लिखा हुआ। नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। कल्पना कीजिए पशु पक्षी इंसानों के बारे में क्या सोचते होंगे। पशु पक्षी सोचते होंगे कि यह इंसान भी कितना भाग्यवान है, सारी सुख सुविधा के साथ जीवन बिताता है। दूसरा प्रश्न, पक्षियों को लोभ क्यों नहीं है। पक्षियों में स्वार्थ की भावना नहीं होती। तीसरा, हम प्रकृति का आनंद किस प्रकार उठा सकते हैं। पेड़ों की ठंडी छाया और हवा को महसूस करके, वर्षा की बूंदों में खेलकर हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग लेसन। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ सालिम अली के ऊपर है। यह सालिम अली जो है ये बर्ड वॉचर थे, मीन्स पक्षियों का ध्यान रखते थे, पक्षियों के लिए बहुत मदद करते थे। ठीक है बच्चों, तो इनके ऊपर ये लेसन लिखा गया है। ये संस्मरण है, मीन्स उनके मरने के बाद उनके ऊपर एक डायरी लिखी गई है, वही पाठ हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यानी बताया गया है कि वो मरने के बाद क्या यानी हुआ है, वो वही यहाँ पर बताया गया है कि वो मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है। एक यानी एक खूबसूरत यानी सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों के मीन्स उनके सपनों का जो है वो हुजूम हो चुका है। अभी वो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, मीन्स ये कह रहे हैं कि मरकर वो एक परियों के साथ यानी वो जा रहे हैं और उनमें सबसे सामने सालिम अली है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाया, मीन्स अपने अंतिम यात्रा वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है ना। उन्होंने पहले पक्षियों के लिए बहुत सफ़र किया है, मीन्स बहुत सी यात्राएं की है, मगर ये जो लास्ट यात्रा है वो बहुत ही अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि ये इनका आखिरी पलायन है, मीन्स भीड़ भाड़ की दुनिया ज़िंदगी से वो यानी भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये उनकी आखिरी यानी आखिरी स्थिति है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोई पक्षी अपना आखिरी यानी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाकर मौत को गले लगा लेता है, इस प्रकार अभी सलीम अली भी यानी अपनी ज़िंदगी को इसी प्रकार यानी खो दे रहे हैं, मीन्स समाप्त हो रही है उनकी ज़िंदगी। अपने जिस्म की हरकत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, है ना। जो यानी पक्षी मर जाता है तो उसे अपने दिल की धड़कन भी हम दे देंगे तो वो फिर से जीवित नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऐसे ही सलीम अली के बारे में भी कहा गया है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यानी यहाँ पर लेखक कह रहे कि उन्हें नहीं लगता है कि कोई भी इस मरे हुए इंसान को वापस उठाना चाहेगा या जगा सकता है। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक है बच्चों, खुद यानी सलीम अली कहते थे कि लोग जो है वो वर्षों पूर्व खुद सलीम अली यानी कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते थे लोग, है ना, मगर यह उनकी भूल थी। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में जो और पहाड़ों में, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र में हम आदमी लोग देखना चाहते थे, है ना, उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फवारा फूटता महसूस कर सकता है। मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी आदमी यानी पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने मन में मधुर यानी रोमांच उत्पन्न कर सकता है ना, क्योंकि अगर हम लोग किसी पक्षी की आवाज़ सुनेंगे तो अपने आप हमारे एक्सप्रेशन, हमारे मन में क्या आ रहा है, हमारे फेस पर से दिखाई पड़ता है, हमें महसूस होता है। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्म मिथक का नाम है सलीम अली। ठीक है बच्चों, एहसास मीन्स फीलिंग्स के ऐसे ही ज़मीन पर एक इंसान जन्मा था जिसका नाम था सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रामलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे फाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करके वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ होगा, है ना। यहाँ पर कहा गया है कि पता नहीं वृंदावन में कब कृष्ण ने जन्म लिया होगा, किसने देखा है कि वो वहाँ पर खेलते थे, है ना, मक्खन चोरते थे, लड़कियों को सताते थे, ये सब कौन करता था, बंसी कौन बजाता था, हमें ये सब चीज़ों का पता नहीं है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा, है ना बच्चों। यानी हमने किसी ने भी ये सब नहीं देखा है, कृष्ण के बारे में ये सब होते हुए नहीं देखा है, मगर आज भी अगर हम लोग वृंदावन जाएंगे और वहाँ का जो सांवला पानी है अगर उसे देखेंगे तो हमें पूरी घटना में से जो भी वहाँ पर हुआ है सब कुछ याद आ जाएगा, जैसे हम लोग उसे सोचने लगेंगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि हर सवेरे पे जब यानी नदी की ओर पतली गली से लोग भीड़ भाड़ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तो भी सामने आएगा और अपने मधुर स्वर में बांसुरी बजाएगा। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब उसके बाद हम लोग पेज नंबर 81 पर देखेंगे। जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ठीक है बच्चों, यहाँ पर यानी वो कह रहे हैं कि हमने कभी देखा तो नहीं है कृष्ण ने वृंदावन में ये सब चीज़ें की है, मगर अभी भी अगर आज हम वहाँ पर जाते हैं, सावली नदी में जाते हैं, देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं से कोई आएगा
और बांसुरी बजाएगा। वाटिका में यानी सब तरफ संगीत का माहौल छा जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे बच्चों। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन लोग कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ों के बारे में यानी तलाश करने से पहले हमें इन पर भी नज़र डालनी चाहिए। किस पर? सलीम अली पर। ठीक है, इनके व्यक्तित्व पर भी डालनी चाहिए। उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी उनको 100 साल पूरे होने में थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। बहुत यात्राएं उन्होंने की है पक्षियों के लिए, तो उसके वजह से उन्हें थकान महसूस हो गई हो, ऐसा वो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये जो सलीम अली है इनकी मौत का कारण है कैंसर। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है उनकी आंखें इतनी यानी तो तेज़ रोशनी वाली थी कि मौत भी उनकी आंखें यानी रोशनी छीनने में नाकामयाब रही, है ना। जिस रोशनी से, जिन आँखों से वो पक्षियों की तलाश करते थे, उनकी हिफाजत करते थे, मीन्स उनको बचाते थे। ठीक है, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। वो कह रहे हैं उनकी जो दूरबीन थी वो उनके मौत के बाद ही उतारी गई थी, तब तक वो उतारी नहीं गई थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, उनके जैसा यानी पक्षियों का ध्यान रखने वाला और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, मगर जब अकेले रहते थे तो बिना दूरबीन के भी वो देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। ठीक है बच्चों, तो उनकी आंखों में ऐसा जादू था कि वो प्रकृति को अपने घेरे में मीन्स अपने ऊपर क्या कर लेता था? बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। ठीक है बच्चों, यानी उन्होंने क्या कहा गया है, उन्होंने प्रकृति को ही अपनी दुनिया मानी है और प्रकृति में ही वो पूरा यानी समर्पित हो चुके हैं प्रकृति को समझने में, है ना। उसमें रहस्य भरी दुनिया में वो पूरी तरीके से उसमें मग्न हो चुके थे और इसमें उनका साथ दिया उनकी जो सहपाठी थी तहमीना, उन्होंने उनकी बहुत यानी मदद करी है। वो उनके स्कूल में उनकी सहपाठी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनसे सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली पर गए हैं। रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। प्रधानमंत्री ने चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। ठीक है बच्चों, यानी वो पहली बूंद गिरने वाले जो यानी असर था उसका वो जानने वाले पहले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्रण सलीम अली ने उन्हें दिखाया है उससे उनकी आंखें क्या होगी? नम होंगी। वैसे जिस तरीके से उन्होंने बताया है, उन्हें समझाया है, उससे वो बहुत ही प्रभावित हुए और उनकी आंखें क्या हो गई? नम हो गई। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी
फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। है ना बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया अभी सलीम अली साहब भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, तो कौन है जो सोंधी माटी पर उगी फसलों का बीच एक नए भारत की नींव रखने का मीन्स पाया रखने का संकल्प लेगा यानी सोचेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। है ना, मीन्स कौन बचा है जो ये सब करेगा, पक्षियों की यानी वकालत करेगा, पक्षियों के बारे में सोचेगा, वही यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 82 पर देखेंगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ गे स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरिया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है सलीम अली ने अपनी आत्मकथा में बताया था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी को अनुरोध किया गया कि उनके बारे में कुछ लिखे, मगर उन्होंने कहा यानी वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा जो उनके छत पर बैठी हुई गौरैया लॉरेंस है वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है, और शायद मेरे बारे में भी, हम दोनों के बारे में वही सबसे ज़्यादा जानती है। मैं यानी इतना उनके बारे में नहीं अनुभव कर सकी हूँ, या तो नहीं लिख पाती हूँ, या तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे हड्डियों में भी शायद वो समाये हो गए, यानी वो उनके आंतरिक मन में वो इतने समाये हैं कि वो उनके बारे में शब्दों में कुछ नहीं बोल पाती। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है एक नीलकंठ पक्षी है, उसकी का नाम है यहाँ पर गौरैया, जो उनके यानी गोली से थोड़ी घायल हो गई थी, मगर बाद में वही उनके हर जगह पर उन्होंने उसका साथ दिया है ना, अलग अलग खोज में वही उनके साथ उनका आत्मविश्वास बन के गई है। उनका आत्मविश्वास उसने डगमगाने नहीं दिया है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना? ठीक है बच्चों, तो जो लोगों को पता है कि वो यानी पक्षियों की खोज में जाते थे, वो लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि वो है और शायद कोई पक्षियों की खोज में कहीं गए हैं और वो अपना काम ख़त्म कर कर गले में दूरबीन लटका कर वापस आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मेरी भी आंखें नम हो रही है और वो कह रहे हैं सलीम अली तुम लौटोगे ना। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है यहाँ पर सलीम अली के बारे में। वो जो थे बहुत ही अच्छे बर्ड वॉचर थे, सबसे अच्छे, शायद ही उनके जैसा कोई और इंसान इस दुनिया में होगा, क्योंकि वो जितनी सेवा यानी पक्षियों के करते थे, जितना अच्छी तरीके से उसे समझते थे, प्रकृति में यानी प्रकृति को समझते थे, उतना कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि उनकी यानी मरने के बाद ये लेख लिखा गया कि वो यानी पक्षियों के प्रति कितना प्रेम रखते थे। ठीक है बच्चे, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस लेसन का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।